हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरेचा की कार्यशैली पर गुरमीत सिंह महाजन का हल्ला बोल। कहा, सरकार जल्द समिति का गठन करे और बोर्ड के चुनाव जल्द करवाए। स्थानीय सिख समाज में नई समिति को लेकर चर्चाओं का दौर जारी। आइए विषय का विश्लेषण करते हैं। गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व सदस्य सरदार गुरमीत सिंह महाजन ने गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरेचा की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार तुरंत गुरुद्वारा बोर्ड पर स्थानीय लोगों के नेतृत्व वाली समिति का गठन करे। हजूर साहब टुडे से बातचीत करते हुए उन्होंने वर्तमान बोर्ड प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरेचा की कार्यशैली को लेकर प्रश्न खड़े किए। आइए देखते हैं गुरमीत सिंह महाजन से बातचीत के कुछ अंश। हजूर साहब टुडे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड के पूर्व सदस्य सरदार गुरमीत सिंह महाजन आज हमारे साथ हैं। पिछले 5-6 महीने से गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की परिस्थितियों को लेकर सात संगत में काफ़ी चर्चाएं चल रही है और विगत 8-10 दिनों से गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड को लेकर काफ़ी गहमागहमी चल रही है। तरह तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही है, जैसे कि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड में प्रशासनिक समिति की नियुक्ति हो रही है या अन्य और भी विषय है जिनके संबंध में सिर्फ चर्चाएं चल रही है, लेकिन उसका निराकरण या उस संबंध में कोई सच्चाई पता नहीं चल रही। तो हम जानना चाहेंगे सरदार गुरमीत सिंह जी महाजन से कि वर्तमान में परिस्थिति क्या है और प्रशासकीय समिति की जो चर्चाएं हैं उस संबंध में और गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्शन के संबंध में उनका क्या कहना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 6 महीनों से नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हजूर साहब में पिछली गवर्नमेंट ने प्रशासक की नियुक्ति की, जिसके अंदर एक्स डीजी महाराष्ट्र पीएस पसरेचा साहब को यहाँ पे भेजा गया। लेकिन यहाँ की आम संगत की और जनता की एक ऐसे दिल में डिमांड थी कि गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्शन होंगे, क्योंकि पिछला जो टर्म था 3 साल का वो पूरा हो चुका था। मार्च 2022 में ही वो पूरा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन डिक्लेयर होंगे। यहाँ के जो भी हमारे कार्यकर्ता है, नवयुवक है, इनकी सबकी डिमांड थी कि जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन वो ना होते हुए पिछले सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पीएस पसरेचा जी को यहाँ पे भेजा और उन्होंने जून 28 को यहाँ पे चार्ज लिया और उसके बाद से यहाँ पे कामें शुरू हो गई है। पिछला बोर्ड बर्खास्त होने के बाद हुए पिछले 4-5 महीने का जो कार्यकाल है उस दौरान से जो चर्चाएं चल रही है या जो बोर्ड के जो काम है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। पीएस पसरेचा जी एक सुलझे हुए व्यक्ति है और महाराष्ट्र के डीजी होने के नाते उनको काफ़ी अनुभव है, लेकिन वो जो अनुभव उनका था वो एक सरकारी अनुभव था और तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब एक धार्मिक संस्था है और जिसकी अपनी एक मान मर्यादा और गरिमा है और इस विषय में उनको ज़्यादा नॉलेज ना रहने के कारण वो कुछ नया करने जाते। जैसा कि 2008 में भी वो जब थे यहाँ पे, उन्होंने भी जब डीजी होने के नाते उनकी जितनी ताकत थी वो लगाई और कुछ काम ठीक है, उनको वो टाइम पे विकास पुरुष कहा गया, वो टाइम पे उन्होंने काम किए जो वो समय की डिमांड थी। लेकिन उसके बीच में भी उन्होंने कुछ काम ऐसे किए जो एक आज तक कालिक के तौर पे है। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब में जो बारादरी थी, वो बारादरी जो इतिहास है कि तख्त साहब बनने के पहले वो इमारत बनी हुई थी, लेकिन उसको पीएस पसरेचा जी ने किसी से कोई जान, किसी से किसी बारे में कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, और ऐतिहासिक इमारत को वो टाइम पे तोड़ दिया गया। उसी प्रकार जब 2008 इतना बड़ा इवेंट था, सरकार ने पूरा फंड दिया था, उसके बावजूद भी 61 करोड़ की राशि इनके अपने निजी मन से इन्होंने गुरुद्वारा बोर्ड पे लादा था। ऐसे और भी काम थे। वो काम करने के बाद वो ठीक है, वो टाइम बीत गया, हो गया। उसके बावजूद आज जब फिर से उन्होंने चार्ज लिया, फिर से उन्होंने सबसे पहला काम यही किया जो 2008 में
पेंडिंग काम थे या फिर पेंडिंग बिल थे, जो कंपनीज थी, म्यूजियम के काम थे, गार्डन के काम थे, जो भी कंपनी थे, हाउस कीपिंग थे, ऐसे वगैरह थे, उन्होंने आके सबसे पहले वो संभालने की कोशिश की। उसके जो बिलिंग वगैरह थे वो देखना शुरू किया, और उनका इतना अनुभव रहने के कारण गुरुद्वारा बोर्ड में बहुत माइनर छोटे छोटे बातों पे, यानी उन्होंने सबके संगत न्याय करना था, वो न्याय नहीं किया उन्होंने न्याय में भी दो तरफा काम किया। यानी कुछ लोग जो सस्पेंड डिसमिस थे उनमें से किसी को ले लिया, किसी को छोड़ दिया, ऐसे बहुत से काम उन्होंने किए, वो भी अभी तक वैसे ही चल रहे। उसके बाद फिर से अब उन्होंने गेट नंबर 1 और 2 के बीच में एक फाउंटेन बोल रहे, कोई गार्डन बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, अलग अलग से निवेदन है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको अगर गार्डन ही बनाना है, 2008 में गोविंद बाग में हमने इतना बड़ा गार्डन बनाए थे, वो किस लिए बनाए थे? ये एक धार्मिक संस्था है, कोई प्राइवेट पब्लिकली कोई ये विजिटर लिए नहीं है, उन्होंने उसको अपने मन से यूज करना चाह रहे। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, मैंने पहले भी जैसे पूछा था प्रशासकीय समिति को लेकर, नई समिति आ रही है क्या, उस संबंध में आपका जो ये जब इनको डॉक्टर पसरीचा जी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, तब इसके पहले के जो हमारे चेयरमैन थे भूपिंदर सिंह जी मिनास, उनको सरकार ने पूछा था क्या आप एज इट इज रहेंगे, लेकिन भूपिंदर सिंह जी मिनास का जो अनुभव आया यहाँ पे लोगों से, वो शायद कुछ कड़वा था, और उन्होंने सीधा स्पष्ट किया कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो वो पेंडिंग हो गया। और उसके बाद भी उस विषय में कुछ लोग हमारे कोर्ट में भी गए हुए हैं, वापस से बोर्ड लाना बोल के, और ये वो लोग हैं जो हमेशा गुरुद्वारा बोर्ड में जो इंटरफेयर करते। इसके पहले 11 कलम भी वही लोगों ने लाए थे, ये लोगों की वजह से वैसे भी काफी नुकसान हो रहा हमारा। और दूसरी बात, अभी जो आप कमेटी के बारे में पूछ रहे, इस विषय में हमने हमारे जो लोक नेता है खासदार प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब, इनसे हमने 6 जब इनो आए थे उसी महीने में हमने इनसे मिले थे खासदार साहब से, और उनको यहाँ की सिचुएशन बताई थी कि ऐसा ऐसा तखत साहब में चल रहा है, और आपने इसमें इंटरफेयर करके जल्द से जल्द हमारे को न्याय देना, जल्द से जल्द गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्शन बोलो, 11 कलम जो पेंडिंग चल रही है उसको निकालना है बोलो, ऐसे बहुत से काम जो है पेंडिंग उसको दूर करना। ऐसे हमने उनको मिलके, और उस बारे में उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम ये विषय में काम करेंगे, और जितने जल्दी हो गया उस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। शायद कुछ प्रोसेस चालू भी है, लेकिन राजनीतिक ऐसी है राजनीति महाराष्ट्र की, आप सब लोग देखते हैं क्या होता है। 29 दिसंबर तक समिति का कार्यकाल है, तब तक क्या नई समिति आ सकती है, या संबंध में समाज में क्या चल रहा है? 29 दिसंबर तक जो इनका कार्यकाल है वो पूरा नहीं होगा, उसके पहले ही कुछ ना कुछ होगा ऐसा लग रहा है। और उसके बाद समिति या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है, क्योंकि गुरुद्वारा बोर्ड इलेक्शन का एक प्रोसेस ऐसा है जिसको 7 महीने का टाइम लगता है, जिसके अंदर लिस्ट बनना, यादी प्रसिद्ध होना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, ये सब प्रोसीजर को कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि कमेटी बनेगी या कोई एडमिनिस्ट्रेटर आएगा फिर से इसके ऊपर। गुरुद्वारा प्रशासकीय समिति को लेकर या गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्शन को लेकर समाज को संगठित होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल समाज को संगठित होना चाहिए। इसके बाद समाज हमारा हर बार संगठित होता है, लेकिन जो 2-4 तटपुंजे लोग हैं जिनके बहकावे में आके हमारे नौजवान जो आगे पीछे होते हैं, वो एक गलत बात है। मेरी हाथ जोड़ के हमारे नौजवानों से और समाज से रिक्वेस्ट है कि ऐसे समय पे कम से कम हम लोग इकट्ठा होने चाहिए। आपने होली महल्ले का केस देखा होगा, इसके पहले जब समाज को इकट्ठा होना चाहिए था, जब समाज काफी दूर गया था। हमारी ताकत हम लोग ही है, हमारी ताकत हमारी यूनिटी है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो गलत हो रहा उसके बारे में तो खुल के बोलना चाहिए समाज ने। ये हालांकि जब इन्हों आने के पहले भी एक कमेटी का पूरा प्रस्ताव पहुंच गया था, लोकल के लोगों की एक कमेटी आ रही थी, लेकिन बीच में ही कुछ गड़बड़ होने से इनका नाम आ गया। मेरी जितने लोगों में होने के बावजूद, यानी अभी फिर से हमारी जो यूनिटी है उसका इफेक्ट हमारे तखत साहब पे, यहाँ बोर्ड पे पड़ता है। हम लोग यहाँ रहने के नाते हमको सब पता है कि तखत साहब की पाठ पूजा मर्यादा गरिमा और यहाँ कैसे काम करना है। लेकिन जब बाहर के लोगों को सरकार भेजती है तो वो लोग अपने हिसाब से काम करने जाते हैं यहाँ पे, और उसके वजह से कुछ ना कुछ पॉलिटिकली गड़बड़ होती है। और जो लोग सच्चाई बोलने जाते हैं, जैसे अभी बताने को मेरे को बुरा नहीं लगेगा, हमारे कुछ नौजवान सच्चाई बताने जाते हैं किसी को, आने वाले लोगों को, तो उनके ऊपर केसेस किया जाते हैं, उनके ऊपर बे वजह के केसेस फालतू में पुलिस प्रशासन को तंग किया जाता है, क्योंकि वो बाहर के लोगों को ये पता नहीं ना यहाँ क्या होता है। और हमारे लोग जब सच्चाई बताते हैं तो फिर उसमें किंतु परंतु शुरू हो जाता है। गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक
डॉक्टर परविंदर सिंह जी पसरीचा ने हजूर साहब के लिए चल उठ कलम उठा ये अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान को लेकर आप क्या समझते हैं कि हजूर साहब का स्तर ऊंचा उठ जाएगा या सचमुच उस नारे से मदद मिलेगी? डॉक्टर परविंदर सिंह जी पसरीचा का ये जो अभियान है, या फिर ये बताने जा रहे हैं कि इनका दावा है कि इन्होंने बोलने से उठ कलम उठा, ये कोई इन्होंने कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा काम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम से एक तो हजूर साहब में रह रहे जितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, हालांकि आप अगर देखते होंगे तो यहाँ पे हर बड़े से बड़े स्कूल कॉलेजेस में हमारे सरदार प्रिंसिपल से हमारे बच्चे आज भी बड़े बड़े डिग्रियाँ लेके बाहर पढ़ने जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। ये सब पहले से चलते आ रहा है। गुरुद्वारा बोर्ड ऑलरेडी इसके लिए उनको स्कॉलरशिप दे रहा है, पढ़ा रहा है, सब है। उल्टा इन्होंने हमारा जो ग्रैंड वाला कॉलेज था वो बंद किया वो टाइम पे। आज ये फिर से जब चार्ज लिए तो इनको ऐसा लगता है कि बाहर विदेश में कहीं बता के कि हजूर साहब में जो है मैं कुछ तो भी नया कर रहा हूँ, पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा हूँ, ये बता के डोनेशन ला के ये हमारी सीधे सीधे इंसल्ट कर रहे हैं। और ये भी इन्होंने बहुत बड़े स्टेज पे बोला है, लेकिन ये विषय मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई मायने रखता है। अभी आप ध्यान से भी देखेंगे तो बहुत से हमारे प्रिंसिपल से, सरदार के टीचर से, सभी काफी लोग हैं जो हजूर साहब में। और हजूर साहब में ही नहीं, यहाँ से पढ़ के लोग बाहर भी बहुत से लोग कंपनियों में काम भी कर रहे हैं बड़े बड़े। इसलिए इनका ये जो दावा है ये सिर्फ एक दिखावा है, या फिर बाहर से कोई डोनेशन इनको लाना है, वो हिसाब का एक इनका दावा है, और कुछ इसमें बात नहीं। लेकिन समाज में डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईपीएस, जो कलेक्टर, आईएएस, ये तो बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। तो इसको लेकर पसरीचा जी काम कर रहे हैं? नहीं, पसरीचा जी इसको लेकर भी कोई काम नहीं कर रहे। इन्होंने हमारा जो धार्मिक मेन सिद्धांत जो है धार्मिक, हमारे धार्मिक, ये ठीक है, एजुकेशन भी ठीक है हो रहा है, लेकिन धार्मिक जो पढ़ाई लिखाई हमारे सिद्धांत, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। ये उठ कलम उठा, आज से 300 साल पहले जब महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ग्रंथ साहब को गुरता गद्दी प्रदान की थी, उसके पीछे का मोटो ही ये था कि हमारा जो सरदार है, सिख है, वो पूरा की पूरा पढ़ा लिखा हुआ तैयार पे तैयार सिख है। और आज है भी, पूरे वर्ल्ड में भी जहां भी सिख रहते हैं हमारे, पूरे के पूरे अपने अपने पोस्ट में ये वो पढ़े लिखे हुए सब तगड़े। हाँ, आईपीएस आईएएस की जो बात कर रहे उसके लिए भी हमारे पास पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, स्कूल में पढ़ाई चालू है, ठीक है। वो नौजवान हमारे वो लेवल पे कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन वो भी टाइम जल्दी आ जाएगा कि हमारे नौजवान खालसे आईएएस आईपीएस सब बनेंगे। धार्मिक शिक्षा को लेकर आप क्या कहते हैं? हजूर साहब में धार्मिक शिक्षा का जो प्रचलन है वो किस तरह का है? अभी धार्मिक शिक्षा का जो प्रचलन है बहुत नीचे है हजूर साहब में। उस प्रचलन को बढ़ावा करने के पहले आपको ध्यान में होगा कि खालसा स्कूल में एक पंजाबी भाषा के लिए अलग से टीचर हुआ करता था, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं रहा। हमारा धार्मिक जो पढ़ाई है वो अभी बहुत नीचे, उसके लिए इन्होंने कुछ करना चाहिए तो कोई अलग बात है, लेकिन अभी वो उनका ध्यान उसके तरफ तो है नहीं, क्योंकि धार्मिक नॉलेज जिसको रहता है वही ये सब करता है, वो इस विषय में कमजोर है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के पूर्व सदस्य गुरमीत सिंह महाजन द्वारा उठाए गए कुछ सवालों का निराकरण जरूर सरकार करेगी, इस उम्मीद के साथ धन्यवाद।